हेलो स्टूडेंट्स, अपन राजस्थान की जो ये परियोजनाएं हैं वो पढ़ रहे थे। अब इसमें है सिद्धमुख परियोजना, जैसे आप देख रहे हो। इसमें है रावी व्यास के अतिरिक्त जल का उपयोग गंगानगर तथा हनुमानगढ़ की नौहर, भादरा और चूरू जिले की तारानगर व राजगढ़ तहसीलों में 33,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने की इस परियोजना द्वारा यह काम किया गया। अब ये सिद्धमुख परियोजना कहाँ की है? जैसे अपने राजस्थान में गंगानगर और हनुमानगढ़ के क्षेत्र को यह प्रभावित करती है। अब अगली है नर्मदा परियोजना। यह सरदार सरोवर बांध के जल से बाड़मेर तथा जालोर को पेयजल की आपूर्ति करती है। ये राजस्थान की योजनाएं हैं, तो इन्हीं के जिलों में कौन कौन से जिलों में ये बहती हैं यही याद रखना है। इसमें इम्पोर्टेंट बात यही है। अब सरदार सरोवर बांध कहाँ की है? बाड़मेर और जालोर की, ये आपको ध्यान रखना है। सिद्धमुख कहाँ की है? यह गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले को प्रभावित करती है, मतलब वहाँ इसका फायदा हो रहा है। उन क्षेत्रों की जहाँ जिन क्षेत्रों की योजनाएं हैं उन्हीं में इनका क्या क्या लाभ हो रहा है ये बताना है आपको। अब अगली है जवाई बांध परियोजना। तो पश्चिमी राजस्थान में लूनी की सहायक नदी जवाई नदी पर एरिनपुरा पाली में बांध बनाया गया, जिसमें 176 किलोमीटर नहर निकालकर पाली व जालोर में सिंचाई से की जाती है। अब पाली और जालोर में इससे सिंचाई की जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। कौन सी से? ये जवाई बांध परियोजना से जवाई नदी पर बनाया गया है, लूनी नदी की जो सहायक नदी है। अब अगला है पांचना बांध। यह करौली जिले में गुड़ला गांव के समीप 5 नदियों बरखेड़ा, भद्रावती, ये 5 नदियों के नाम हैं, माची, बहसावत तथा अटा के संगम पर मिट्टी का बांध बनाया गया। ये आपको ध्यान रखना है। कई बार ये छोटे क्वेश्चनों में पूछ लिया जाता है कि मिट्टी का बांध किस पर बनाया गया है, तो ये कौन सा बांध है मिट्टी का? पांचना बांध। ये आपको ध्यान रखना है, जिसमें टोडा भीम, इंडोर, गंगापुर के गांव को सिंचित किया जाता है। अब आगे है उपरोक्त परियोजनाओं के अलावा भी लगभग 40 लघु परियोजनाएं राजस्थान के विभिन्न भागों में क्रियाशील है, जिससे स्थानीय स्तर पर बेहतर जल के प्रबंधन कार्य किया जा रहा है। ये तो थी अपनी राजस्थान की परियोजनाएं, पढ़ ली अपन ने। ये छोटी छोटी जो नाम थे किन किन, बस इनमें तो आपको यही ध्यान रखना है कि कौन सी योजना से कौन से क्षेत्र को लाभ पहुंचाए, यही आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है। अब है जल संरक्षण। जल संरक्षण किस प्रकार से किया जाता है? तो ये मैंने पहले भी बताया था कि जल की अत्यधिक समस्या को दूर करने के लिए जल के विभिन्न साधनों का, जल का उपयोग विभिन्न प्रकार से किस प्रकार किया जाए, इसको बचाए किस प्रकार से जाए। तो इसमें देखो दे रखा है, किसी स्थान पर वर्षा जल का उचित जल प्रबंधन कर संग्रहण करना ही उस स्थान का जल संरक्षण है, ताकि मानसून काल के अतिरिक्त जल को बांधों, तालाबों और झीलों अथवा छोटे जल स्रोतों में इकट्ठा करके शेष अवधि में प्रयोग किया जा सके। कि जैसे मानसून काल में तो चलो बारिश हो जाती है, उसके अलावा भी उस समय में इसका उपयोग अधिक से अधिक, क्योंकि इसको संग्रहित करेंगे तभी तो इसका उपयोग अपन कर पाएंगे। तो इसको संग्रहित करके इसका किस प्रकार से उपयोगित किया जा सकता है, जो वर्षा का जल है वो उसे अब जल स्रोतों में इकट्ठा करके शेष अवधि में प्रयोग किया जा सकता है। भारतीय संस्कृति में जल को अमृत के समान माना जाता है, जिसके प्रति संवेदनशीलता के कारण देश के शासकों, सेठ, साहूकारों तथा स्थानीय नागरिकों ने गांवों में तथा नगरों में कुएं, बावड़ी, तालाब तथा झीलों का निर्माण कराया। अब किन किन में इनका जल का संग्रहण किया? कुएं, बावड़ी, तालाब और झीलों में। प्राचीन भारत में जल संरक्षण के प्रति सद्भावना थी, इसी कारण भारत में सिंधु सभ्यता की खुदाई में कुंड, कूप और नहरों के साक्ष्य मिले हैं। कि ये पद्धतियां जल संरक्षण की अपने प्राचीन काल से ही चली आ रही हैं, जिससे कि जैसे अपनी ये जो प्राचीन सभ्यताएं हैं, जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता है ना, उसमें भी अपन खुदाई करके जो ये स्रोत मिले हैं ना, तो उसमें कुएं, कूप और नहरों, इनके द्वारा उस समय में भी जल को सिंचित किया जाता था। अब कौटिल्य के अर्थशास्त्र, कौटिल्य की एक पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र, के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। दक्षिण भारत में चालुक्य शासकों द्वारा विभिन्न एनीकटों तथा बांधों का निर्माण कराया गया था। एनीकट भी एक जल संरक्षण करने की ही
विधि है। अब राजस्थान में जल संरक्षण के प्रति संवेदनशीलता परंपरागत रही है, क्योंकि वर्षा की कमी तथा सूखे की आशंका यहाँ हमेशा से बनी रही है। राजस्थान में हमेशा ही, क्योंकि राजस्थान का मैंने पहले भी बताया था कि 60% भाग भौगोलिक क्षेत्र में लगभग मरुस्थल पाया जाता है, जिससे यहाँ अत्यधिक पानी की कमी है। तो इस जितना भी पानी है उसको संरक्षित किस प्रकार से किया जाए, उसके अलग अलग उपाय अपनाए गए हैं। इसी कारण स्थानीय राजाओं तथा साहूकारों द्वारा बावड़ी, झालरा ये सब पानी इकट्ठे करने के साधन बनाए गए थे। झालरा, नाड़ी, कुएं और जोड़ों का निर्माण कराया गया, जो कि स्थानीय जनता के पेयजल स्रोत रहे हैं। साथ ही छोटे व बड़े बांध, खडीन तथा एनीकट पेयजल के साथ साथ सिंचाई के लिए भी उपयोगी रहे। अब राजस्थान में यह है कि कौन कौन से जल संरक्षण के लिए अपने उपाय किए गए हैं। अब राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण के रूप कि किन किन साधनों के द्वारा जल का संरक्षण किया जाता था। अब इनमें है सबसे पहला बावड़ी। बावड़ी क्या होती है, अब देखो ये इसमें चतुष्कोणीय, गोल व वर्तुल आकार में निर्मित जल स्रोत, जिसमें प्रवेश मार्ग से मध्य मार्ग तक ईंटों तथा कलात्मक पत्थरों का प्रयोग किया गया है। इनके आगे आंगननुमा भाग होते हैं। इन भागों तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनी होती हैं। इन सीढ़ियों पर कलात्मक मेहराब एवं स्तंभ व झरोखे होते हैं। इन झरोखों में स्थानीय जल देवता की मूर्तियां होती हैं। राजस्थान में बावड़ियों का निर्माण उपयोग व्यक्तिगत अथवा सामाजिक होता है। बावड़ियां राज्य के सभी जिलों में मिलती हैं। बूंदी शहर को बावड़ियों की अधिकता के कारण सदैव सिटी ऑफ स्टेप वेल्स कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बूंदी को, क्योंकि बूंदी में बावड़ियां अत्यधिक बनाई जाती हैं। इसके अलावा जोधपुर की तापी बावड़ी, दौसा की बाड़ा रेंज बावड़ी और चित्तौड़ की विनाता की बावड़ी व आभानेरी की चांद बावड़ी प्रसिद्ध है। ये इनके नाम हैं। अब बावड़ी सबसे ज़्यादा राजस्थान में कहाँ पाई जाती हैं? बूंदी जिले में, इसीलिए उनको बावड़ियों का देखो ये नाम दे रखा सिटी ऑफ स्टेप्स वेल्स कहा जाता है। अब अगला है तालाब। अब आपको ये याद रखना है कि सबसे अधिक बावड़ी कहाँ पाई जाती हैं? बूंदी में। अब इससे आगे है तालाब। अब तालाब देखो, तालाब बावड़ी तो आपके समझ में आ गया होगा कि बावड़ी एक जैसे ये जल सिंचित करने का क्षेत्र होता है, जिसमें अंदर कुंडनुमा समझ लो आप कि उसमें अंदर जाने के बाद पक्की ईंटों से बना होता है और मेहराब और ये अलग अलग ये कलात्मक ईंटें ही मान लो आप, वो जो पुराने ज़माने में लगाते थे, ये लगी हुई होती हैं और उनमें देवताओं की विभिन्न प्रकार के देवताओं की वहाँ मूर्तियाँ भी होती हैं। तो इससे आपको पता लग जाता है। और उनमें ये पक्की ईंटों की बनी हुई होती हैं और उसके अंदर जाने के लिए सीढ़ियाँ लगाई जाती हैं। अब है तालाब। तालाब किस प्रकार बनाए जाते हैं? तालाब में वर्षा जल को एकत्रित किया जाता है, जो पशुधन तथा मानव के पेयजल का स्रोत है। अधिकांश तालाबों का निर्माण ढालू भाग के समीप किया जाता है कि जिससे वर्षा का जल उसमें बहकर चला जाए। जैसे गांव में इनमें बनाए जाते हैं ना तालाब, तो उनमें वर्षा का जल इकट्ठा करने के लिए जिधर जैसे पृथ्वी का ये स्थल का ढाल होता है, उसी में ये तालाब बनाए जाते हैं, जिससे कि वर्षा का जल इकट्ठा हो जाए और वो पूरी साल सिंचाई और पीने के काम में लिया जा सके। इन तालाबों के निर्माण में धार्मिक तथा सामाजिक भावना जुड़ी रहती है। इस कारण इनका संरक्षण तथा सुरक्षा आसानी से हो जाती है। अब ये तालाब धार्मिक तथा इसमें देखो धार्मिक तथा सामाजिक भावना जुड़ी रहती है कि किसी के नाम पे, कोई देवता के नाम पे तालाब बना देते हैं या किसी बुजुर्ग के नाम पे, शहीद के नाम पे, इस प्रकार से बना देते हैं जिससे वो पवित्र स्थल माना जाता है और लोग उसमें गंदगी नहीं फैलाते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। इस कारण इनका संरक्षण तथा सुरक्षा आसानी से हो जाता है। राजस्थान के प्रमुख तालाब जो कि तत्कालीन समय में जल स्रोत रहे हैं, ये कौन कौन से हैं? पाली में हेमाबास तालाब, सरेरी तथा मेजा तालाब भीलवाड़ा में, बानकिया तथा सोनापानी तालाब चित्तौड़ जिले में, और गड़ीसर व गजरूप सागर। ये नाम याद रखने हैं आपको, अंडरलाइन कर लेना चाहे तो। गजरूप
सागर जैसलमेर जिले में, क्योंकि कई बार जैसे आपको ये नाम दे देंगे कि गड़ीसर व गजरूप सागर किस जिले में है, तो आपको लिखना है जैसलमेर जिले में। ठीक है। अब ये तालाब इनके नाम हैं ये, और तालाब किस प्रकार से बनाए जाते हैं, जहाँ पर जैसे स्थल का ढाल जिस ओर होता है उस ओर ढलान में तालाब बनाए जाते हैं, और वर्षा का जल पूरी साल इकट्ठा करके इनमें यूज किया जाता है सिंचाई और पेयजल के लिए। अब तीसरा है झीलें। झीलें राज्य में बहते हुए जल का संरक्षण करने में सर्वाधिक प्रचलित स्रोत रही हैं। इन झीलों का निर्माण स्थानीय शासकों, साहूकारों एवं बंजारों के द्वारा किया गया था। ये पेयजल के साथ साथ सिंचाई के साधन के रूप में प्रचलित रही हैं। इन झीलों से नहरें निकालकर समीप के भागों में सिंचाई कार्य किया जाता था। यह झीलें जहाँ स्थानीय आर्थिक तथा सामाजिक विकास में सहायक रही, वही अकाल तथा सूखे में जीवनदायिनी रही हैं। इन झीलों में अजमेर की, ये झीलों के नाम हैं, ये याद करने हैं आपको। अजमेर की आना सागर, उदयपुर की पिछोला तथा फतेह सागर और चूरू की ताल छापर। ये कई बार छोटे क्वेश्चनों में ऐसे ही पूछे जाते हैं कि जैसे उदयपुर की ये पिछोला